वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम सॉल्व कराएंगे ICAR 2019 का पेपर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इट्स कल्टीवेशन। ठीक है, तो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि क्या है, सबसे ज्यादा जो है वाटर रिक्वायरमेंट, देखो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जितना पानी एवेपोरेशन, एवेपोट्रांसपिरेशन या सीधे सीधे कह सकते हो एवेपोट्रांसपिरेशन और जितना कंजप्टिव यूज होता है, ठीक है, वो सभी क्या आ जाता है वाटर रिक्वायरमेंट में आ जाता है। और जितना एप्लीकेशन लॉसेस होता है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें दिया है कि सबसे ज़्यादा जो निम्न में फसल है सब कौन सी को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है राइस। राइस को जो आवश्यक होता है पानी वो होता है लगभग आपका 1200 से 1500 mm पूरे सीजन में, यानी पूरी लाइफ साइकिल में इतना पानी ये यूज कर लेती है। नेक्स्ट है रेड ग्राम। रेड ग्राम जो देखो क्या है, इसमें 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, मेनली 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसको लगभग वही 400 से 500 mm की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट है पर्ल मिलेट, इसको होती है 250 से 350 mm, ठीक, 250 टू 350 mm, ठीक। अगला है शुगर कैन। शुगर कैन को जो वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है वो होती है 1500 से 2500 mm, यानी कि सबसे ज़्यादा किससे ज़रूरत होती है, गन्ने को या शुगर कैन को। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों देखो, इसके शुगर कैन के बाद अगर फील्ड क्रॉप में बात करें तो शुगर कैन के बाद सबसे ज़्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है वो इसको होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पूछा तो शुगर कैन सही हो जाएगा। तो दोनों को मिला के राइस प्लस शुगर कैन या राइस या शुगर कैन कह सकते हो, ठीक। तो दोनों को बोला जाता है वाटर गजलिंग क्रॉप, वाटर गजलिंग क्रॉप, ठीक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये एग्रीकल्चर में जितनी फसलें उगाई जाती है सबसे ज़्यादा इन्हें वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। या कह सकते हो टोटल जितना एग्रीकल्चर में वाटर यूज होता है उसका 60% भाग या 60% उस किन दोनों फसलों का कंट्रीब्यूशन है या ये यूज कर लेती, गन्ना और चावल, ठीक। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड इज बोटेनिकली डिफाइंड एज, यानी बीज को वानस्पतिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो मैच्योर ओवरी, जैसे कहते हैं परिपक्व अंडाशय। तो मैच्योर्ड ओवरी जो होती है, या कह सकते हो मैच्योर्ड ओवरी को क्या कहते हैं, फ्रूट। तो ये क्या कहलाता है, फ्रूट जो होता है वो होता है मैच्योर्ड ओवरी या परिपक्व अंडाशय। नेक्स्ट है मैच्योर्ड ओव्यूल, ठीक है, परिपक्व बीजांड, ये कहलाता है सीड। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाए। मैच्योर एंडोस्पर्म और मैच्योर एम्ब्रियो ये सही नहीं होगा। आंसर क्या सही होगा, 2, ठीक। तो दोनों याद रखेंगे, फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है, मैच्योर ओवरी होता है, और बीजांड सीड क्या होता है, मैच्योर ओव्यूल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। अगला है मेजर फर्टिलाइजर सोर्स, द मेजर फर्टिलाइजर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन इंडिया। भारत में नाइट्रोजन स्रोत के रूप में प्रयुक्त प्रमुख उर्वरक है, या कह सकते हो भारत में नाइट्रोजन जो है मुख्यतः किस उर्वरक द्वारा दी जाती है। तो पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, इससे दी नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिया। तो यूरिया में देखना कि नाइट्रोजन भी ज़्यादा होती है, 46% नाइट्रोजन होती है। और ये क्या है, सबसे चीप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है, सस्ता होता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और नाइट्रोजन भी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा भारत में अगर देखा जाए नाइट्रोजन जो है वो यूरिया से दी जाती है। लगभग देखो जितनी नाइट्रोजन यूज होती है उसका 86% भाग जो है वो यूरिया से दिया जाता है। रेस्ट जो बचा हुआ है वो DAP और अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के द्वारा दिया जाता है। फिर वो डिपेंड करता है कि जो फिजिकल कंडीशन है हमारी सॉइल की, ठीक है, वो कैसी है। अगर हाईली एसिडिक है तो यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, उनमें ऐसे उर्वरक देते हैं जो pH को राइज करते हैं, ठीक है। फिर हम सॉइल की कंडीशन को देख के देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन दिया है तो यूरिया सही होगा। अगर मान लो पूछा जाए आपसे फास्फोरस किस उर्वरक द्वारा दी जाती है, तो मेनली DAP द्वारा, ठीक है, DAP, ठीक। तो याद रखेंगे 86% जो है वो नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा दी जाती है जितनी यूज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। अगला है द ब्लैक सॉइल इन सेंट्रल इंडिया
इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। मध्य भारत की काली मिट्टी किस की खेती के लिए उपयुक्त होती है। देखो काली मिट्टी में क्या है, ऐसे समझ लेते हैं क्ले ज़्यादा होता है, क्ले ज़्यादा होता है, या कह सकते हो जिस काली मिट्टी में लगभग 30% से अधिक क्ले होता है, मोर देन 30% तक। ठीक, तो अगर हम आलू क्ले सॉइल में उगाएंगे, क्ले में क्या होता है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इसकी, जिसे कहते हैं कोहेजन, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। तो अगर हम आलू उगाएंगे तो ट्यूबर अच्छे से ट्यूबर की जो है वो ग्रोथ नहीं होती है, और हमें खुदाई के समय भी समस्या आती है। ठीक है, जब ये सूख जाती है मिट्टी तो बहुत टाइट हो जाती है। नेक्स्ट है ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में ध्यान रखेंगे, इसमें भी जिसमें क्ले ज़्यादा होता है उसमें ग्राउंडनट हम नहीं उगाते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें एक ग्रोथ स्टेज आती है, पैग निकलना। ठीक, तो जब पैगिंग होती है जिसमें क्ले पाया जाएगा तो पैग जो है वो इजीली इंटर नहीं कर पाएगा, या किसी में क्या होता है ये इंटर नहीं कर पाता ब्लैक सॉइल में। तो इसीलिए क्या है ये हल्की मृदा में लाइट सॉइल में उगाई जाती है। तो ये भी आंसर सही नहीं होगा इसका। ठीक, कपास, हाँ ये सही है। कपास देखो ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि कपास ज़्यादा उगाया है, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, तो इसमें एक प्रॉपर्टी हम जरूर याद रखेंगे कि इसमें क्ले ज़्यादा होता है तो क्या उगाएंगे, जिंजर। ठीक, जितनी देखो अंडरग्राउंड वाली फसलें होती हैं जिनके इकोनॉमिक पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या है ब्लैक सॉइल या जिसमें क्ले ज़्यादा होता है या हैवी सॉइल में इसको ग्रो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, अगला है, अगला दिया है इसमें IFS रेफर्स टू, ठीक है, किसको संदर्भित करता है या इसका पूरा नाम क्या है। ठीक, तो पहला इंडियन फार्म मैनेजमेंट, इंडियन फील्ड सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ठीक, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है IFS का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का होता है मतलब होता है कि हम 2 या 2 से अधिक इंटरप्राइजेस को कंबाइंड एक साथ उगाते हैं, या कह सकते हो एक खेत में 2 या 2 से अधिक इंटरप्राइजेस को यूज़ करना या फसलों को यूज़ करना। फसलों के साथ साथ इंटरप्राइजेस जैसे कि डेयरी हो गई, ठीक है, डेयरी के साथ साथ पोल्ट्री भी लेते हैं, फिशरीज भी लेते हैं, तो ये इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS। अगला है टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है, जो परीक्षण है टेट्राजोलियम वो किसके लिए किया जाता है। पहला सीड जर्मिनेशन, विगर, वायबिलिटी और डोरमेंसी। ठीक, तो जो इसकी जो सीड वायबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही। ठीक है, अगला है हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कौन है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, NE बोरलॉग। ठीक है, NE बोरलॉग, ये विश्व में वर्ल्ड में कहे जाते हैं और भारत में क्या है MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा। अगला है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। सेमी एरिड ट्रॉपिक जिसे कहते हैं शॉर्ट में इक्रीसेट। इक्रीसेट कहाँ स्थित है ये सभी जानते हैं, हैदराबाद में। ठीक है, इक्रीसेट ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है इक्रीसेट कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है G.J. मेंडल बिलोंग्स टू। G.J. मेंडल कहाँ के थे, ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है मेंडल जी का। तो पहला है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B सही। ठीक, अगला है प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस भाग में होता है। तो पहला है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ठीक, तो इसका आंसर क्या सही होगा, राइबोसोम। राइबोसोम में क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है या प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस ब्रीडिंग के अंतर्गत आ जाता है। हेट्रोसिस होती क्या है, देखो पहला है इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन या किसी में देखो म्यूटेशन जब होता है या किसी भी सेल में जब म्यूटेशन कराते हैं तो उसको म्यूटेंट बोला जाता है। तो इसका आंसर ये सही नहीं होगा। अपीयरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ये भी म्यूटेशन के अंतर्गत है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर F1 देन पेरेंट्स। देखो जब किसी हम 2 पेरेंट का क्रॉस कराते हैं, ठीक, तो
जब हम दो पेरेंट का क्रॉस कराते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो कहलाती है F1 हाइब्रिड। तो हम हेटेरोसिस के अंतर्गत यही देखते हैं कि जो F1 हाइब्रिड है वो हमारी सुपीरियर है पेरेंट से या नहीं, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर F1 देन पेरेंट्स। तो इस कंडीशन को जब हमारा F1 हाइब्रिड दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होगा तो उस कंडीशन, वो कंडीशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, हेटेरोसिस ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, हेटेरोसिस, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर F1 देन पेरेंट्स, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ मैक्सिमम टॉलरेंस टू सैलिनिटी। निम्न में लवण सहनशील, सबसे अधिक लवण सहनशील फसल कौन सी है, ठीक है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका राइस, क्या राइस लवण सहनशील है, बिल्कुल है, ठीक है। देखो दो राइस होते हैं इसमें, एक होता है ट्रांसप्लांटेड जिसकी हम नर्सरी डालते हैं, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट सीडेड, ठीक है। तो दोनों राइस देखो डिफरेंस होता है, जो ट्रांसप्लांटेड होता है उसको हम सैलाइन सॉइल में, हाईली सैलाइन सॉइल में उगा सकते हैं, जिसमें लवण ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें ट्रांसप्लांटेड राइस हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा डायरेक्ट सीडेड होता है उसको हाईली नहीं, मीडियम में उगा सकते हैं, जहाँ पे कम मध्यम लवण हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, वहाँ पे हम मैक्सिमम डायरेक्ट तक उगा सकते हैं, लेकिन हाईली में नहीं उगाएंगे, ठीक है। जो हाईली सैलाइन सॉइल होती हैं उनमें नहीं उगाएंगे। वीट भी होता है मीडियम, ये भी ज़्यादा साल्ट टॉलरेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है शुगर बीट, ठीक है, ये होता है हाईली में टॉप पे, यानी सबसे अधिक। हाईली में देखो राइस भी होता है, ट्रांसप्लांटेड राइस भी होता है, तो इसमें सब कंपेयर करके हमको निकालना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। मस्टर्ड भी नहीं होता, ऑयल सीड कोई नहीं होती फसलें, कोई भी हाईली जो है साल्ट टॉलरेंट नहीं होती, तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड सही हो जाएगा। अगर इसमें शुगर बीट नहीं दिया होता, कोई और फसल दी होती, तो हम इसको लगा सकते थे, राइस को लगा सकते थे, ठीक है। तो इनमें कंपेयर करके हमको निकालना है कि निम्न में कौन सा सबसे ज़्यादा सैलाइन टॉलरेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुगर बीट। शुगर बीट क्या होता है, हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड वेलोसिटी, ठीक है, जो वायु का वेग है, निम्न में कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट या उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो पहला है एनीमोमीटर, ठीक, एनीमोमीटर, विंड वैन, साइक्रोमीटर और लैक्टोमीटर। तो जो हम विंड वेलोसिटी मेजर करते हैं वो इसी के द्वारा करते हैं, विंड वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है विंड वैन, क्या होता है, विंड डायरेक्शन। विंड वैन से क्या, विंड की डायरेक्शन, किधर विंड ब्लो कर रही, किधर की तरफ चल रही है, ठीक है। तो वो किससे करते हैं, विंड वैन के द्वारा करते हैं। और जो साइक्रोमीटर होता है उससे निकालते हैं हम ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं साइक्रोमीटर, या इसे हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है, हाइग्रो, ठीक। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या है, दूध में प्योरिटी चेक करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। तो चारों हमें पता हो गए, तो इसका आंसर क्या सही होगा, पहला एनीमोमीटर, ठीक। अगला है अंडर ऑप्टिमम कंडीशन एफिशिएंसी ऑफ अप्लाइड फास्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। उपयुक्त स्थिति में भारत में प्रयुक्त फास्फेटिक फर्टिलाइजर की दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, या कितना यूज हो पाता है, कितना यूज नहीं हो पाता है। देखो ये एफिशिएंसी जो होती है वो सॉइल पे भी डिपेंड करती है कि सॉइल हमारी किस प्रकृति की है, ठीक, कि और कौन सा फर्टिलाइजर हमने यूज़ किया। जैसे एसिडिक सॉइल है, सपोज एसिडिक सॉइल है, मान लो कोई अम्लीय मृदा है, ठीक है, तो जितने देखो वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील, ठीक है, जितने वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होता है, जैसे ही सॉइल में जाते हैं वैसे घुल जाते हैं। और उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम आयन और आयरन, ठीक है, ये डोमिनेंट होते हैं। तो इसका होता है एल्युमिनियम फास्फेट और आयरन फास्फेट में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इसकी इफिशिएंसी घट जाती है, पौधा इसे यूज नहीं कर पाता है। तो जितने वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं वो एसिडिक सॉइल में हम नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो जनरली पूछा है, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन में पूछा है ना, एसिडिक दिया, कोई कंडीशन नहीं दी है। तो जितना फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं इनकी इफिशिएंसी जो होती है वो 15 से 20%, यानी बिलो 20% के नीचे होती है, ठीक है। याद रखेंगे फास्फोरस यूज इफिशिएंसी
15 से 20% होती है। अगर हम नाइट्रोजन की पूछा जाए तो नाइट्रोजन की होती है 30 से 40%। 30 से 40% जितने सेकेंडरी होते हैं, जैसे सल्फर की यूज इफिशिएंसी होती है 10 से 12% होती है। और फास्फेटिक की तो बताई दी है बिलो 20। और पोटास की भी होती है लेस देन 20%, ठीक है, यूज इफिशिएंसी। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की यूज इफिशिएंसी होती है वो 1 से 2% के बीच होती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। अगला है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज इनिशिएटेड। जो ड्रिप सिंचाई है, जिसे हिंदी में कहते हैं टपक सिंचाई, ठीक है, या बूंद बूंद सिंचाई की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, या इंडिया या इजराइल, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो इजराइल से हुई थी। इसका जो विकास किया था ड्रिप इरिगेशन का वो सिमका ब्लास नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है, या डेवलप किया था ये मेथड ड्रिप इरिगेशन, ठीक। ये भी याद रखेंगे, ड्रिप इरिगेशन की जो यूज इफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट होती है, मोर देन 90%, ठीक है। वाटर या कह सकते हो यूज इफिशिएंसी कह सकते हो, ठीक है। तो वो सबसे हाईएस्ट होती है ड्रिप इरिगेशन की इफिशिएंसी, वो कितनी होती है? मोर देन 90%। इसके बाद आपकी आ जाती है स्प्रिंकलर, जिसे कहते हैं बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम की वही आ जाती है आपकी 70 से 80%, ठीक। तो सबसे कम जो होती है वो फ्लडिंग इरिगेशन, जिसे कहते हैं बाढ़ सिंचाई। क्या होता है? उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसकी इफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। अगर उसकी फ्लडिंग की बात करें, फ्लड इरिगेशन की, तो फ्लड इरिगेशन की जो इफिशिएंसी होती है वो लगभग 30 से 40% तक होती है बस, ठीक है, और बाकी वेस्ट हो जाता है पानी, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इजराइल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अल्फांसो किसकी लोकप्रिय प्रजाति है? ठीक है, पॉपुलर वैरायटी किसकी? अल्फांसो सभी जानते हैं किसकी है? मैंगो की। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ये मेनली जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए उगाई जाती है, ठीक है, इसी का एक्सपोर्ट करते हैं इसमें, क्योंकि कुछ डिजीज़ जो है वो नहीं नुकसान पहुंचा पाते, इसलिए क्या है, इसकी जो क्वालिटी रहती है वो अच्छी रहती है, ठीक है, इसीलिए। और इसकी कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? अल्फांसो का मैंगो, ठीक, थर्ड ऑप्शन सही। चलिए अगला देखते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है, दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है? जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, देखो केसीन कहते हैं, ठीक है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक। केराटिन, एल्ब्यूमिन, देखो केराटिन जो होती है वो किस में होती है? नेल्स वगैरह में पाई जाती है, ठीक है, नेल्स, ठीक। एल्ब्यूमिन जो होती है वो मक्के में पाई जाती है, ठीक है। मायोसिन शायद मीट में पाई जाती है, ये चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, मीट, ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इल्डिंग ब्रीड ऑफ बफेलो, ठीक है, सबसे ज़्यादा दुग्ध इल्ड, देखो इल्ड क्या है, हम इल्ड किस में देखेंगे? मांस तो यूज़ करते नहीं है इसका, भैंस का, ठीक है, तो क्या देखेंगे? मेनली दूध देखेंगे। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी है? मुर्रा, रेड सिंधी, थारपारकर या जर्सी, ठीक है। तो जो मुर्रा है सबसे ज़्यादा दूध यही इसी से उत्पादन होता है, मुर्रा का, ठीक है, मुर्रा, ठीक। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एनडीआरआई कहाँ है? एनडीआरआई सभी जानते हैं करनाल हरियाणा में स्थित है, हरियाणा, ठीक, बी ऑप्शन सही। चलिए अगला देखते हैं। कॉमन डिजीज ऑफ बनाना, ठीक है, बनाना का जो सामान्य रोग है, कॉमन डिजीज है जो लगभग लग जाता है, ठीक है, वो कौन सा है? पहला सिगाटोका, ये कॉमन डिजीज नहीं, सीरियस है, कभी कभी लगता है, सब में नहीं लगता है, कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादा सिगाटोका लगता है। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम बिल्ट, ये भी नहीं है, फ्यूजेरियम बिल्ट तो लगते ही नहीं, इसमें बंची टाप है। नेक्स्ट है पनामा बिल्ट, ये कॉमन डिजीज है इसका। पनामा बिल्ट जो होता है वो फंगस के कारण होता है, फंगस, ठीक, उस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, वैरायटी क्यूबेंस, ठीक है, ये चेक कर लेना वैरायटी एक बार, ठीक है। तो किस फंगस से होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण, और ठीक है, और ये फंगस है, तो कॉमन डिजीज इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पनामा बिल्ट, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेड फॉर जेली मेकिंग, ठीक है, जेली मेकिंग के लिए या जेली मेकिंग के लिए निम्न में कौन सा फल जो है वो प्रयुक्त होता है, ठीक। तो मैंने पहले भी बताया था ये एक बार, तो जो गुआवा है, या कह सकते हो जितने फॉर्म होते हैं,
पॉम या सेविया, जिनका फल का प्रकार होता है पॉम या सेविया, वो सभी क्या है जेली मेकिंग के लिए या जेली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? पहला सही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेंट मैक्सिमम विटामिन ए? मैक्सिमम विटामिन ए किस में पाई जाती है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ऑरेंज में विटामिन सी पाई जाती है, बेल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें शुगर मैनली पाई जाती है और इसमें भी आप विटामिन पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पपीता भी आता है। ठीक, तो इसका हाईएस्ट पूछा है, अधिकतम पूछा है, फलों में सबसे अधिकतम किस में पाई जाती है? मैंगो पाई जाती है। कितनी? 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ड्यूरिंग एग लेइंग ऑफ पोल्ट्री द लाइट पीरियड शुड बी लेस देन। ठीक है, प्रकाश की अवधि से कम नहीं होनी चाहिए किस समय? अंडा देते समय। ठीक है, तो इसका देखो एग्जैक्ट जो आंसर है वो कितना है? 16 हावर्स। ठीक है, तो इसमें 16 हावर्स दिया नहीं है, तो इसका जो ICAR ने आंसर सही किया है वो कौन सा किया है? 15 हावर। ठीक है, 15 हावर्स, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इतने से कम होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए 16 हावर। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखते हैं। द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम बुल कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर। ठीक है, बैल के एकत्र किए गए वीर को कितने समय के लिए संरक्षित किया जाता है? तो कितने समय के लिए किया जाता है? 1 मंथ अबाउट। ठीक है, इसको जरा चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये वाले आंसर को चेक कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कितने समय के लिए प्रिजर्व किया जाता है? तो 1 मंथ। ठीक, इसको चेक कर लेना एक बार। चलिए अगला देखते हैं। द डिजीज फ्री प्लांट्स इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? तो कौन सा मेथड है जिसमें डिजीज जो है मेनली वायरल, ठीक है, वायरल इसमें नहीं लगता है, तो कौन सा मेथड है? मेरी स्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर या सेल कल्चर। ठीक है, तो मेरी स्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट तैयार किए जाते हैं, वायरस फ्री या डिजीज फ्री। ठीक है, वायरस फ्री या डिजीज फ्री। डिजीज फ्री ज़्यादा सही है। ठीक है, डिजीज फ्री। ठीक, इसमें क्या होता है? एपिकल बड यूज़ करते हैं, एपिकल बड का कल्चर करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किंग ऑफ फ्रूट्स। ये सभी जानते हैं कि फलों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, मैंगो को। चौथा सही है इसका। रोज इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। ठीक है, तो जो रोज में प्रोपोगेशन किया जाता है वो टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। द प्लांटिंग सिस्टम फॉलोड इन हिली एरिया। जहाँ पे देखो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, निम्न में कौन सा प्लांटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? विकर्ण प्रणाली, डायगोनल या ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, ठीक है, या कंटूर सिस्टम। तो जो कंटूर सिस्टम होता है जिसे सीढ़ी नुमा कहते हैं, सीढ़ी नुमा पद्धति, सीढ़ी नुमा पद्धति, कंटूर सिस्टम। ठीक है, तो कंटूर सिस्टम का प्रयोग हिली एरिया में किया जाता है क्योंकि क्या होता है इस टाइप की बना लेते हैं, कंटूर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फसलों को उगाया जाता है। ये देखो इरोजन को भी कम करता है। ठीक है, और हम क्या है स्पेस को इजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी हिली एरियाज़ हैं वहाँ कंटूर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है फसलों को उगाने में। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? चौथा। चलिए अगला देखते हैं। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स इन रेजिडेंशियल हाउस टू मीट हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट इज नोन एज। परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है? ठीक, तो पहला है ट्रक गार्डन। ट्रक गार्डन क्या होता है? जहां रोड साइड पे हम कोई भी गार्डनिंग करते हैं, रोड साइड पे जहां पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम आसानी से हो सकता है उसको कहते हैं। ठीक है, किचन गार्डन, ठीक, मार्केट गार्डन या फ्लोटिंग गार्डन। ठीक, तो जो किचन गार्डन है
ये बोला, आंसर क्या हो जाएगा इसका, किचन गार्डन। ठीक है, तो क्या कहलाता है, परिवार की आवश्यकता। जब हम किसी घर में जैसे सब्जी वगैरह उगाते हैं तो उस गार्डनिंग को क्या बोला जाता है, किचन गार्डन। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखते हैं। टोमेटो की फैमिली क्या है, सभी जानते हैं, टोमेटो, पोटैटो, जितने और भी आ जाते हैं जैसे ब्रिंजल है, उन सब की फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी, या थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लिटिल लीफ डिजीज, छोटी पत्ती रोग। बैंगन का छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो मेनली देखा होगा कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो मेनली हमको लिटिल लीफ वगैरह जो हैं जितने भी डिजीज मिलते हैं वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के द्वारा मिलते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो जितने माइकोप्लाज्मा वायरस से होते हैं इनको फैलाने के लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है। तो वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, लीफ हॉपर। लीफ हॉपर फैलाने वाला कीट क्या है, इसका लीफ हॉपर। कभी कभी क्या होता है कि ये शॉर्ट में लिख देते हैं MLOS। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फिश इज मोस्ट कॉमनली कल्चर्ड इन इंडिया। ठीक, निम्न में किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है। ठीक है, तो जितनी कार्प्स के अंतर्गत आ जाती हैं, कार्प, ठीक, उनको उगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच स्टेट इज इन इंडिया द हाईएस्ट एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। एक्वाकल्चर यानी फिशरीज, सीधे सीधे कह सकते हो, मछलियों का उत्पादन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, आंध्र प्रदेश। फोर्थ। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। कार्बनिक पदार्थ के डिकम्पोजिशन के लिए या अपघटन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है उत्तम है, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, फ्रैंकिया या ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो जो ट्राइकोडर्मा है मेनली फंगस होता है, फंगस। ठीक है, यही क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है। बाकी ये जितने हैं ये बायो फर्टिलाइजर में यूज़ किए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम और फ्रैंकिया को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी सही। अगला साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला सही, इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है, मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, तो मीथेन सबसे ज़्यादा बायोगैस में पाई जाती है। ये पाई जाती लगभग 55 से 60% बायोगैस में। ठीक है, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ सही। कंट्रीब्यूशन याद रखना है आपको, 55 से 60%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गॉट। निम्न में जो है बकरी की नस्ल कौन सी नहीं, जमुनापारी भी है, सिरोही भी है, बर्बरी भी है। ठीक है, नीलोर। नीलोर क्या है, सीप की है, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, ब्रीड। तो चौथा इसका सही हो जाएगा, बाकी सब क्या है, बकरी की नस्ल है। रानीखेत किसका डिजीज़ है, कॉमन डिजीज़ है। रानीखेत कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो रानीखेत जो होता है वो पोल्ट्री में लगता है, मेनली जो पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग के, उसमें लगता है। किससे होता है, वायरस के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, वायरस, विषाणु। अगला है ब्लैक क्वार्टर डिजीज़। ब्लैक क्वार्टर रोग जो है वो किससे होता है। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर जो होता है वो पशुओं में किससे होता है, कैटल्स में बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, स्पीशीज, इसके द्वारा होता है। ठीक, बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सही। द pH वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ साइलेज। ठीक है, जब साइलेज बनाते हैं उसमें से उस समय देखते हैं कि जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो साइलेज होती है हमारी, ठीक है, तो उसका pH कितना होता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज का जो pH होता है वो 3.7 से 4.2 के बीच होता है। जो एक्सीलेंट होती है, इससे भी अच्छी होती है, उसका इससे कम होता है। ठीक है, तो इसमें गुड क्वालिटी, इसमें ऑप्शन भी देखेंगे। ठीक है, अगर एक्सीलेंट दिया होता, ठीक है, एक्सीलेंट दिया होता तो इससे कम हो जाता है। ये आंसर क्या हो जाता है इसका, ठीक है, 3.5 से कम। ठीक, तो इसका आंसर क्या सही है, 3.7 से 4.2, पहला आंसर। ठीक है, एनिमल फीड विद 5% नाइट्रोजन और 60%
डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें डीसीपी निकालना है, ठीक है, डीसीपी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला होता है जितनी देखो फीड स्टफ में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन कंटेंट इन फीड स्टफ, ठीक है, गुणे डाइजेस्टिबिलिटी अपॉन 100, ठीक। तो नाइट्रोजन कितना है 5, डाइजेस्टिबिलिटी 60/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 3 बचेगी, 3%, ठीक। तो डाइजेस्टिबिलिटी को डीसीपी को याद रखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी फीड स्टफ में नाइट्रोजन पाई जाती है और डाइजेस्टिबिलिटी से उसका गुणा कर देते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3%, ठीक है। इसमें दिया भी है 20 दिया है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल। देखो इसमें क्या है, सीरियल खाद्यान्न फसल कौन सी नहीं है, या अनाज वाली कौन सी नहीं है, ठीक है। तो क्या वीट अनाज वाली है, बिल्कुल सही। राइस और मेज दोनों हैं अनाज वाली, ठीक है। ये सभी सीरियल हैं। ग्राम क्या है, ये पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप, दाल वाली फसल। तो इसका आंसर क्या होगा 3rd, ठीक है। अगला है सेरीकल्चर क्या होता है, ठीक है। सेरीकल्चर इज द प्रोडक्शन सिस्टम दैट इन्वॉल्व, ठीक है। प्रणाली में क्या होता है, रियरिंग ऑफ हनी बी, रियरिंग ऑफ हनी बी क्या सेरीकल्चर कहलाता है, नहीं कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है, एपीकल्चर कहलाता है। और रियरिंग ऑफ वर्म्स फॉर कंपोस्टिंग, नहीं, सेकंड ऑप्शन है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ठीक। तो जो रेशम कीट का पालन है उसी को बोला जाता है सेरीकल्चर। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रियरिंग ऑफ वर्म्स फॉर कंपोस्टिंग, कंपोस्ट हेतु केंचुओं का पालन क्या कहलाता है, बर्मी कंपोस्ट, या कह सकते हो इसको, देखो बर्मी कंपोस्ट कह सकते हो, या कंपोस्ट बनाने में जैसे केंचुए का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं बर्मी कंपोस्ट, या वह कंपोस्ट जो एक केंचुए के माध्यम से बनाई जाती है, अर्थवर्म की हेल्प से बनाई जाती है, उसको बर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ फिशरीज, इसको एक्वाकल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर निम्न में किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, ठीक, गोल्डन फाइबर, ठीक है। अगला है सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो किससे सुधारा जा सकता है, ठीक। तो केमिकल फर्टिलाइजर, देखो जितने केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होती रहती हैं, लेकिन मृदा जो संरचना है, संरचना क्या होती है, देखो मृदा संरचना क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, या कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर से कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट, जो सुधार है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है जिप्सम को देने से होता है, जिप्सम जो है वो देखो मेनली क्या है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल को सुधारने में किया जाता है। फिजिकल जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसमें सुधार नहीं होता। नेक्स्ट है लाइम, लाइम भी एसिडिक सॉइल में प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, या कह सकते हो जितने ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है, हरी खाद हो गई, ग्रीन मैन्योर, ठीक है, या FIM बताई दिया, बर्मी कंपोस्ट है, जितनी प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग या सॉरी ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत आ जाती हैं, वो सभी क्या करती है, सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार करते हैं, ठीक है, या इंप्रूवमेंट करती है, जैसे एरेशन को बढ़ा देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी, सुक्रोज, ठीक है, बाकी सब रिड्यूसिंग है, माल्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है, सुक्रोज। इसका आंसर क्या होगा, पहला सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में पशु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है, कौन सा लक्षण, ठीक है। तो देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। देखो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, सभी जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th। मोस्ट इफेक्टिव वीड कंट्रोल मेजर, ठीक है, सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार क्या है, मैकेनिकल, मैकेनिकल में क्या जाता है, खुरपी के द्वारा या किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम फसल में
वीडिंग करते हैं, ठीक है, वो या केमिकल द्वारा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है उसके केमिकल के जो अवशेष हैं, रेजिड्यू हैं, वो हमारे इकोनॉमिक पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी नुकसानदायक है, ठीक, और फसलों के लिए भी नुकसानदायक होता है। अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया तो पूरी फसल खराब हो जाती है। नेक्स्ट है कल्चर कर्षण क्रियाएँ जैसे कि डीप हैरोइंग कर देते हैं, ठीक है, और भी तमाम तरह की क्रियाएँ होती हैं वो कल्चर में आ जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, IWM, ठीक, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इसमें जितनी पॉसिबल पॉसिबल प्रैक्टिसेस इसको बोलते हैं, ठीक है, जितनी पॉसिबल प्रैक्टिस हो सकती हैं ये कहलाता है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। एक लाइन में याद रखेंगे, ऑल पॉसिबल प्रैक्टिसेस जितनी करते हैं वो कहलाता है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो सबसे अच्छा मेथड यही है इस समय, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, 4th। अगला है प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इस भारत में सिंचाई के सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? कैनाल्स है, टैंक है, बेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कुएं और नलकूप, ठीक है, रिवर्स, ठीक। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो मुख्य स्रोत आ जाता है, पहला है वेल्स एंड ट्यूबवेल, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है आपका कैनाल, ठीक है, तो थर्ड पे आ जाता है आपका टैंक, फिर रिवर के द्वारा, जैसे रिवर से नहीं तो कैनाल निकाली जाती है, ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे मुख्य स्रोत वेल्स एंड ट्यूबवेल्स है, फिर कैनाल है, उसके बाद आता है आपका टैंक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 लास्ट है। द सुटेबल हर्बिसाइड फॉर डायरेक्ट सीडेड राइस। देखो डायरेक्ट सीडेड और जो है वो क्या नाम जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, दोनों में ही ब्यूटाक्लोर या मैचेटी का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटाक्लोर या मैचेटी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सही। लगभग क्वेश्चन हो गए, 50 आते हैं इसमें, ठीक है।